कर्नाटक के विजयनगर जिले के छोटे से कस्बे कोट्टूर में भीमराज अपने परिवार के साथ किराए के एक घर में रहते थे। उनका परिवार मूल रूप से नायकनहट्टी का रहने वाला था। काम और कारोबार की वजह से उन्हें कई बार शहर बदलने पड़े। शुरुआत में भीमराज चित्रदुर्ग में बटन की छोटी दुकान चलाते थे। बाद में परिवार बेल्लारी और फिर दावणगेरे जाकर रहने लगा। परिवार में पत्नी जयलक्ष्मी, बेटी अमृता और 25 साल का बेटा अक्षय था। भीमराज ने मेहनत करके धीरे धीरे अपना काम संभाला था और हमेशा परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते रहे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक लगता था, लेकिन 29 जनवरी 2026 की सुबह इस परिवार का नाम अचानक पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी कि भीमराज के घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी घर के पीछे अब एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहा हूं, वहां अचानक हुई एक घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी। बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाना में 25 साल का अक्षय घबराई हुई हालत में पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता और छोटी बहन अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। अक्षय ने अपनी शिकायत में बताया कि 27 जनवरी 2026 की सुबह उसके माता पिता और छोटी बहन कोट्टूर से बेंगलुरु आए थे। उसके पिता भीमराज की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए उन्हें जयदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अक्षय के अनुसार 29 जनवरी को उसकी बहन अमृता ने फोन करके बताया कि पापा की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है और उसे तुरंत बेंगलुरु पहुंचना चाहिए। यह सुनते ही अक्षय बस से बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने चाचा वसंत कुमार को भी फोन पर पूरी बात बता दी। वसंत कुमार वहीं बेंगलुरु में रहते थे, इसलिए उन्होंने अक्षय को पहले अपने घर आने के लिए कहा। 29 जनवरी की सुबह अक्षय अपने चाचा के पास पहुंचा। वहां से दोनों करीब 4 लाख रुपए नकद लेकर जयदेव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में काफी देर तक तीनों को तलाश किया। रजिस्टर चेक किए गए, अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन भीमराज, जयलक्ष्मी और अमृता का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद अक्षय ने तिलक नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों के फोटो और मोबाइल नंबर लेकर जांच शुरू की और सभी नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। पूरी रात पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर तलाश करती रही, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। मामला धीरे धीरे एक सामान्य गुमशुदगी से ज्यादा रहस्यमयी लगने लगा था। अगली सुबह यानी 30 जनवरी को अक्षय अपने चाचा वसंत कुमार के साथ फिर तिलक नगर थाने पहुंचा। उस समय थाने के एसएचओ के विश्वनाथ दूसरे मामलों में व्यस्त थे। अक्षय काफी परेशान दिखाई दे रहा था और उसने पुलिस की जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। काफी समझाने के बाद पुलिस ने उसे शांत किया और भरोसा दिलाया कि टीम लगातार उसके परिवार को ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच पुलिस के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा था। आखिर एक ही परिवार के 3 लोग अचानक बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकते थे? और सबसे बड़ी बात, क्या अक्षय सच में अपने परिवार को ढूंढ रहा था या फिर वह पुलिस को किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा था? पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद तुरंत तीनों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। पूरे दिन टीम अस्पताल और आसपास के इलाकों में तलाश करती रही, लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ अक्षय लगातार अपने माता पिता और बहन को ढूंढने की कोशिश करता दिखाई दे रहा था। उसके साथ हर जगह उसका चाचा वसंत कुमार भी मौजूद रहता था। लेकिन 30 जनवरी की सुबह तिलक नगर पुलिस थाना में अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। दरअसल एक कांस्टेबल रूटीन जांच के दौरान तीनों मोबाइल नंबरों की गतिविधि चेक कर रहा था। अब तक सभी नंबर बंद आ रहे थे, लेकिन उसी सुबह अमृता का नंबर अचानक एक्टिव दिखाई दिया। कांस्टेबल ने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया। कॉल लगते ही थाने के अंदर मौजूद अक्षय की जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। यह देखकर कांस्टेबल चौंक गया। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और अपने दूसरे साथी से दोबारा उसी नंबर पर कॉल करने को कहा। इस बार वह खुद दूर से अक्षय पर नजर रखने लगा। कुछ सेकंड बाद फिर वही रिंगटोन सुनाई दी और इस बार साफ हो गया कि फोन अक्षय की जेब में ही था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, कहीं ना कहीं अक्षय कुछ छिपा रहा था। इंस्पेक्टर के विश्वनाथ ने तुरंत अक्षय से पूछा कि अमृता का मोबाइल उसके पास कैसे आया।
पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला कि अस्पताल में तलाश के दौरान उसे यह फोन मिला था। अक्षय का जवाब पुलिस को अजीब लगा। अगर फोन पहले से उसके पास था तो उसने इसकी जानकारी शिकायत दर्ज करवाते समय क्यों नहीं दी। अब पुलिस ने अक्षय को थाने में बैठाकर उससे लगातार पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में अक्षय पुलिस को अलग अलग बातें बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे थाने में बैठाकर लगातार पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गया। अक्षय ने बताया कि करीब 4 महीने पहले उसने अपनी छोटी बहन अमृता का मोबाइल चेक किया था। तभी उसे पता चला कि अमृता एक लड़के से लगातार बात करती थी जो पीयूसी में पढ़ता था। अक्षय ने जब उस लड़के से बात की तो उसे शक हो गया कि दोनों के बीच काफी समय से रिश्ता था। यह बात जानकर वह बहुत गुस्से में आ गया था। उसने इसी बात को लेकर अमृता को डांटा और मारपीट भी की थी। हालांकि बाद में अमृता ने उससे कहा था कि वह उस लड़के से प्यार नहीं करती, लेकिन अक्षय के मन से शक खत्म नहीं हुआ। अक्षय ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी 2026 को उसे लगा कि उसकी बहन गर्भवती है। इसी बात को लेकर घर में बड़ा झगड़ा हुआ। अक्षय चाहता था कि अमृता गर्भपात करा ले, लेकिन उसके मम्मी पापा बेटी के साथ खड़े हो गए। अक्षय के मुताबिक गुस्से में आकर उसने पहले अपनी बहन और फिर अपने माता पिता की हत्या कर दी। जब पुलिस ने पूछा कि शव कहाँ है तो उसका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अक्षय ने बताया कि उसने तीनों शव किराए के उसी घर में गाड़ दिए थे। पुलिस तुरंत घर पहुंची और तीनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। रिपोर्ट में पता चला कि अमृता गर्भवती थी ही नहीं, यानी जिस शक की वजह से अक्षय इतना बड़ा कदम उठाने की बात कर रहा था वह सच नहीं था। इसके बाद पुलिस ने अक्षय को दोबारा रिमांड पर लिया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने उसके चाचा वसंत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि 26 जनवरी 2026 की रात अक्षय अपने चाचा वसंत कुमार के साथ था। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। उसी दौरान परिवार को लेकर लंबी बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक इसी रात वसंत कुमार ने अक्षय के सामने एक खतरनाक योजना रखी, लेकिन उस समय अक्षय पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने कहा कि वह उस हालत में कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन फिर दोनों के बीच बात हुई। अक्षय ने पैसों की परेशानी का जिक्र किया और कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तब वसंत कुमार ने उसे करीब 5,000 रुपए दिए। जांच में यह भी सामने आया कि वसंत कुमार लगातार अक्षय का हौसला बढ़ा रहा था और उसे भरोसा दिला रहा था कि अगर वह यह काम कर देता है तो वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा। पुलिस को शक होने लगा था कि यह मामला सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे पहले से बातचीत और योजना बनाई गई थी। 27 जनवरी 2026 की शाम अक्षय फिर उसी बार में गया। वहां उसने शराब पी और उसके बाद सीधे घर पहुंच गया। उस समय करीब 7:30 बजे थे। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां जयलक्ष्मी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने हमेशा की तरह अक्षय से बात की और उसकी नौकरी के बारे में पूछने लगी। अक्षय ने भी शांत तरीके से जवाब दिया और कहा कि वह एक इंटरव्यू देकर आया है और शायद इस बार नौकरी मिल जाए। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर बाद घर में क्या होने वाला है। जब जयलक्ष्मी रसोई में काम कर रही थीं, तभी अक्षय ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अक्षय बाथरूम में गया, नहाया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करने लगा। जांच में पता चला कि उसने खून से सने कपड़ों को जला दिया और शव को अपने कमरे में छिपा दिया था। उस समय अमृता अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। अक्षय ने बहन से कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है और उसे जल्दी घर आना चाहिए। उसने यह भी कहा कि उसकी नौकरी लग गई है और उसे एडवांस पैसे मिले हैं। भाई की नौकरी की खबर सुनकर अमृता खुश हो गई। उसे लगा कि घर में अच्छी खबर आई है, इसलिए वह तुरंत घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। अमृता ने घर का दरवाजा खोला, अक्षय ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने अमृता के शव को उसी कमरे में ले जाकर रख दिया जहां उसकी मां का शव पहले से छिपाया गया था। रात करीब 9 बजे भीमराज भी रोज की तरह घर लौटे। घर आकर वह ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। इसी दौरान अक्षय ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद अक्षय ने अपने पिता के शव को भी उसी कमरे में रख दिया जहां उसकी मां और बहन के शव पहले से पड़े थे। फिर वह एक बार फिर बाथरूम में गया और खुद को साफ करने लगा। रात भर अक्षय घर के अंदर ही सबूत छिपाने की कोशिश करता रहा।
उसने किराए के घर में करीब 5 फीट लंबा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा। जब तीनों शव एक साथ उस गड्ढे में नहीं आ पाए तो उसने शवों को किसी तरह उसमें फिट करने की कोशिश की। इसके बाद उसने गड्ढे को मिट्टी और सीमेंट से बंद कर दिया और ऊपर टाइल्स लगा दी ताकि किसी को शक न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कमरे के ऊपर तख्त और बिस्तर भी रख दिया, जिससे देखने पर सब कुछ ठीक लगे। अगले दिन यानी 28 जनवरी 2026 को अक्षय अपने माता पिता और बहन के मोबाइल फोन लेकर बस से बेंगलुरु पहुंचा। वह अपना खुद का मोबाइल कोटूर वाले घर में ही छोड़ गया था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन आसानी से ट्रैक न कर सके। इसके बाद अक्षय जयदेव अस्पताल के पास गया। वहां उसने अस्पताल की एक फोटो अपनी बहन अमृता के मोबाइल से खींची और उसे अपने नंबर पर भेज दिया। जांच में सामने आया कि वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि उसका परिवार सच में अस्पताल आया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने चाचा वसंत कुमार से भी हुई। पूछताछ में पता चला कि परिवार के लापता होने की कहानी और पुलिस को गुमराह करने का तरीका वसंत कुमार ने ही अक्षय को बताया था। यही वजह थी कि 29 जनवरी 2026 को अक्षय तिलक नगर पुलिस थाना पहुंचा और अपने माता पिता और बहन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पूछताछ में पता चला कि परिवार के लापता होने की कहानी और पुलिस को गुमराह करने का तरीका वसंत कुमार ने ही अक्षय को बताया था। यही वजह थी कि 29 जनवरी 2026 को अक्षय तिलक नगर पुलिस थाना पहुंचा और अपने माता पिता और बहन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में मामला एक रहस्यमयी गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लगा कि असली राज खुद अक्षय के पास छिपा हुआ है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने तीनों हत्याओं की बात कबूल कर ली। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, आखिर उसने अपने ही परिवार को क्यों मारा? पूछताछ में अक्षय ने बताया कि वह ग्रेजुएट था, लेकिन उसकी नौकरी छूट चुकी थी। परिवार पहले चित्रदुर्ग में बटन की दुकान चलाता था और बाद में कोट्टूर में टायर रिट्रेडिंग का काम करने लगा था। नौकरी जाने के बाद अक्षय पैसों की तंगी से गुजर रहा था। वह अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पिता भीमराज उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे इसी बात को लेकर घर में तनाव बढ़ने लगा। अक्षय रोज अपने माता पिता से पैसों की मांग करता था और इसी वजह से परिवार में अक्सर झगड़े होने लगे थे। अक्षय को पता था कि कुछ समय पहले उसके पिता भीमराज ने करीब 1.5 करोड़ रुपए में एक फ्लैट बेचा था। इसके अलावा उसकी छोटी बहन अमृता के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए की एफडी थी। परिवार के पास दूसरी बचत और गहने भी थे। अक्षय बार बार अपने पिता से पैसे मांग रहा था क्योंकि वह अपना नया काम शुरू करना चाहता था, लेकिन भीमराज उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर घर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अक्षय ने अपने मन की बातें अपने चाचा वसंत कुमार को बतानी शुरू कर दी। वह अक्सर वसंत के साथ बैठकर शराब पीता और परिवार की शिकायतें करता था। वसंत कुमार की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। बताया जाता है कि घर वाले उसे भी पैसों से दूर रखते थे और उसकी शराब की आदत से परेशान रहते थे। चाचा भतीजे की उम्र में बड़ा फर्क था। अक्षय 25 साल का था जबकि वसंत करीब 50 साल के थे, लेकिन शराब की वजह से दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। 26 जनवरी की रात भी दोनों एक बार में साथ बैठे थे। वहीं बातचीत के दौरान परिवार, पैसों और गुस्से को लेकर लंबी चर्चा हुई। इसी रात वसंत कुमार ने अक्षय के मन में लालच और नाराजगी को और बढ़ाना शुरू कर दिया था। बातचीत के दौरान वसंत कुमार ने उसके सामने ऐसा रास्ता रखा जिसे सुनकर वह पहले खुद भी घबरा गया था, लेकिन पैसों की चाह, परिवार से चल रहे झगड़े और शराब के नशे में धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। अगले दिन यानी 27 जनवरी की शाम अक्षय फिर बार गया। वहां शराब पीने के बाद वह सीधे घर पहुंचा। उस रात उसने अपनी माँ, बहन और पिता तीनों की हत्या कर दी। पुलिस जांच में साफ हो गया कि बहन अमृता के गर्भवती होने का बहाना सिर्फ एक झूठ था। असली वजह 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, एफडी और परिवार की बचत थी। अक्षय नया बिजनेस शुरू करने के नाम पर बार बार पैसे मांगता था, लेकिन भीमराज उसे देने को तैयार नहीं थे। इसी बात ने अक्षय के अंदर इतना जहर भर दिया कि उसने अपने चाचा वसंत कुमार के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रची। फिर उसने बेंगलुरु जाकर पुलिस को धोखा देने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अस्पताल का नाटक, फोटो भेजना, मिसिंग कंप्लेंट, लेकिन एक छोटी सी गलती, बहन के मोबाइल का रिंगटोन, ने सारा खेल बिगाड़ दिया।
पुलिस ने अक्षय और उसके चाचा वसंत कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आई पीसी की धारा 302, 201, 34 और 120 बी के तहत केस दर्ज है। कोर्ट में मामला चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, ये लालच की हद की कहानी है। जिस इंसान ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को पैसे के लिए मार देना, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नौकरी, पैसा, बिजनेस, सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन माँ बाप और बहन भाई एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।